मैं टीसी यादव आप सभी साथियों का एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत एक नया विषय, एक नया अध्याय भूगोल की चर्चा करेंगे। भूगोल के अंतर्गत विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दो पार्ट है। दोनों का अध्ययन हम आपके साथ करेंगे। जिस चैप्टर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो चैप्टर है विश्व के भूगोल के अंतर्गत। वैसे किसी ने कहा है कि अगर ज्ञान अर्जित करना है तो हमें बच्चा बनना चाहिए। इसका मतलब ये है ज्ञान हमें कहीं से भी मिले, ज्ञान हमें कहीं से भी मिले, वहां हमें बच्चे की तरह पेश आना चाहिए, एक शिशु की तरह। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो ज्ञान पाने के लिए बड़ों के सामने आदर भाव के साथ रहता है। वहां वह अपना अपमान, अपना तिरस्कार विशेष रूप से वो देखता नहीं है। उसको ज्ञान चाहिए। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको भी बच्चे की तरह व्यवहार करना चाहिए। आखिर मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आज से जिस विषय की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, भूगोल की, इसकी शुरुआत हम शुरुआत से करेंगे। यानी बेसिक, जो बेसिक स्तर है उस स्तर से हम आपको लेके चलेंगे। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तीनों क्लास की ज्योग्राफी से संबंधित क्लासें होंगी। आज क्लास 7 की क्लास है। आज की जो क्लास है तो स्तर उसका क्या है? क्लास 7। और ये जिस किताब से चैप्टर मैंने उठाया है वो किताब है एनसीईआरटी नहीं, एससीईआरटी, जो परिषदीय विद्यालयों में किताबें चलती हैं। इन किताबों में अगर आपको कभी मौका मिले, कभी आप देखें, तो जो इसमें फैक्ट दिए गए हैं, जो इसमें तथ्य दिए गए हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। होता यह है कि हम महंगी महंगी किताबों के चक्कर में उन किताबों की तरफ ध्यान नहीं देते जिन किताबों से हमें परीक्षा के लिए मटेरियल उपलब्ध हो सकता है। जो होशियार बच्चे होते हैं, जो समझदार बच्चे होते हैं, वो ऐसी बुक की तलाश करते हैं जहां से उनको परीक्षा के लिए अधिक से अधिक मटेरियल उपलब्ध हो सके। अगर आपके पास ये सीआरटी की किताबें नहीं हैं तो आप बाजार में जाएं, किताबें लें और उसको पढ़ें। तब आपको मालूम होगा कि उन किताबों का स्तर क्या है। वैसे जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश की जो भर्तियां आती हैं, अगर आप उन भर्तियों में पूछे गए प्रश्नों पर नजर डालें तो जो एससीईआरटी की किताबें हैं वो रामबाण साबित होती हैं। आप भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। तो आज जिस चैप्टर की हम चर्चा करने वाले हैं वो चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वैसे इस चैप्टर पर जब हम आपके साथ क्लास ले रहे हैं तो इसमें हमारा जो पढ़ाने का स्तर होगा प्राइमरी लेवल का होगा। किस लेवल का होगा? प्राइमरी लेवल का होगा। जैसे क्लास 7 का बच्चा होता है वैसे मैं उसके साथ व्यवहार करूंगा। तो अगर आप बड़े हैं, उस स्तर के नहीं हैं, तो आप इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि यह प्राइमरी लेवल की ही क्लास है। इसमें आपको जो ज्ञान मिलेगा वो प्राइमरी लेवल का तो मिलेगा, लेकिन ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चर्चा क्या कर रहे हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये क्लास 7 का जो पहला पाठ है उस पाठ का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी आखिर है कैसी? हम लोगों के मन मस्तिष्क में, दिमाग में ये बचपन से ही कल्पना बनी रही कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, ऊबड़ खाबड़ है, आदि कई प्रकार के प्रश्न चलते रहते। कोई बताता कि ये शेषनाग के फन पर पृथ्वी है, कोई बताता कि ये समुद्र में तैर रही है, आदि तरह तरह के प्रश्न होते और उनका जवाब मिलता। लेकिन जब धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए तब जाके मालूम चला, जब क्लास में टीचर के पास गए, अध्यापक के पास गए, अपने अपने गुरु के पास गए, तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी
गोल है। हालांकि उनका यह आविष्कार नहीं है। आपको मालूम है कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, इसको किसने बताया? सर्वप्रथम पृथ्वी के बारे में पाइथागोरस ने बताया, उसके बाद न्यूटन ने बताया। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जो अंदर का भाग है, वो कैसी है, अंदर का भाग कैसी है। तो यहां जो चित्र बना है, इस चित्र में अगर आप देखें और अपनी किताब में देखें, जब ये क्लास ले रहे हैं तो अपनी किताब खोलकर बैठें। मैं सभी बच्चों से कह रहा हूं, सभी बच्चे अपनी किताब खोलकर बैठे, तब बेटा आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, अंदर का जो सिस्टम है, उसके बारे में यहां बताया गया है। तो जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको कहा जाता है भूपर्पटी। क्या कहा जाता है? भूपर्पटी। और भूपर्पटी के बाद जो हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा, ये है ऊपरी मेंटल, और इसके नीचे वाला ये हिस्सा है निचला मेंटल, और उसके बाद आता है क्रोड का नंबर, ये है बाहरी क्रोड, ये है आंतरिक क्रोड। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो 3 भाग हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। कौन कौन? भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। भूपर्पटी के बाद जो मेंटल का स्थान है, मेंटल का विस्तार ज्यादा है, मेंटल का विस्तार ज्यादा है। मेंटल के बाद आता है क्रोड। क्रोड जो सबसे निचला स्तर है, जो सेंटर में है। अगर आप देखें, जो पृथ्वी का सेंटर है, जो पृथ्वी का ये सेंटर है, ये सेंटर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, या यहां से यहां तक जो दूरी है, इसको आप देखें, मैं इसी का एक टुकड़ा काट के यहां दिखाया हूं। ये हिस्सा आप देखिए, ये आंतरिक क्रोड है, ये वाला हिस्सा, ये बाह्य क्रोड है, ये वाला हिस्सा, ये निचला मेंटल है, ये वाला हिस्सा, ऊपरी मेंटल है, ये वाला हिस्सा, भूपर्पटी है, ये वाला हिस्सा। तो यहां जो सेंटर की दूरी है, यहां से यहां तक जो केंद्र की दूरी है, पृथ्वी के केंद्र की दूरी है, वो 6371 किलोमीटर है। कितना है? 6371 किलोमीटर। प्रश्न पूछा जाता है, ये परीक्षा में आपके प्रश्न आता है कि पृथ्वी के केंद्र की दूरी, भूपर्पटी से केंद्र की दूरी कितने किलोमीटर है? तो इसका उत्तर है 6371 किलोमीटर। समझ गए ना? अब इसको आप जब गहराई से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, लेकिन है बड़ा मजेदार विषय। यहां आप देखें, अगर पृथ्वी के बारे में समझिए आम बोलचाल की भाषा में, जैसे पृथ्वी अंदर से क्या है? गर्म है। पृथ्वी ऐसे तो बनी नहीं, पृथ्वी एक दहकते हुए गोले का रूप थी। जैसे एक आग का गोला होता है, पूरी तरह जल रहा है, वैसी पृथ्वी भी कभी जल रही थी, आग का दहकता हुआ गोला थी। धीरे धीरे हुआ क्या? मौसम बदला, वाष्प के रूप में जल जो है वाष्प के रूप में ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे बरसात आई। यह प्रक्रिया कई हजार लाखों वर्षों चलती रही, और धीरे धीरे क्या हुआ? पृथ्वी ठंडी हुई। जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई तो पृथ्वी पर कुछ जीव जंतु पैदा हुए। वो जीव जंतु भी थे, बहुत ही सूक्ष्म जीव जंतु थे। मानव का तो बहुत बाद में उद्भव होता है, लेकिन अगर हम देखें पृथ्वी आज तो ऊपर से कुछ ठंडी हो गई है, लेकिन अंदर आज भी वो आग की तरह जल रही है। जो अंदर वाला हिस्सा है आज भी जल रहा है। इसको अगर समझें यहां से, इसको यहां जो आपकी किताब में लिखा है, किताब का जो पेज है उसको खोलें और उसमें ये चीज लिखा है। उसमें हेडिंग क्या है? भूपर्पटी। भूपर्पटी के बारे में ये बताया गया है यहां आपकी किताब में कि यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। वैसे देखा जाए तो हमने बताया ये 3 भाग हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। ये रासायनिक संगठन, जो रासायनिक संगठन है, जो अंदर का इसमें
आप पढ़ेंगे सियाल, सीमा, निफी। तो जो अंदर का इसका हिस्सा है उसको विभाजित करने का श्रेय जाता है एडवर्ड स्वेस को। किसको? एडवर्ड स्वेस को। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। जो सबसे ऊपरी परत है इसको क्या कहते हैं? भूपर्पटी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी। जो सबसे ऊपरी परत है भूपर्पटी है। पृथ्वी की सबसे पतली व ठोस परत है ये जो परत है ये वाली, ये सबसे पतली परत है और ठोस है। अगर आप कल्पना करें जैसे आपको सेब दिया जाए, एप्पल दिए जाए, एप्पल का जो ऊपर का छिलका है, कुछ लोग छिलका हटा के खाते हैं, कुछ लोग छिलका लेके खाते हैं। अगर छिलके को हटा दिया जाए, अगर छिलकों को क्या समझा जाए? भूपर्पटी। आप समझो सेब कितना बड़ा है और छिलका कितना पतला है। ऐसे ही पृथ्वी की जो भूपर्पटी है ये बहुत ही पतली है, लेकिन क्या है? ठोस है। ये परत कैसी है? ठोस है। और देखिए जो इसकी मोटाई है, इसकी भूपर्पटी की मोटाई है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का जो धरातल है समतल तो है नहीं, कहीं समतल है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ है। तो वहां क्या होगा? जो भूपर्पटी की मोटाई होगी कम ज्यादा होगी। क्या होगी? कम ज्यादा होगी। आप कल्पना करिए कि सबसे कम कहां हो सकती है? समुद्र के अंदर। और सबसे अधिक कहां हो सकती है? पहाड़ों का। देखें इसकी मोटाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। आप किताब खोले रखें, किताब में देखते हुए पढ़ेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, तब आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत बढ़िया से होगी। तो इसकी मोटाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की जो तलहटी है वहां इसकी मोटाई 4 से 7 किलोमीटर है। समुद्र की तलहटी क्या है? जैसे समझो, जैसे ये समुद्र है, ये अब नीचे क्या भरा है? पानी भरा है। पानी ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो नीचे सबसे है, ये क्या है? तलहटी है। तल तो जानते हैं ना, जैसे आप जग लीजिए, जग का तल नीचे होता है ना? कोई भी बर्तन लीजिए उसका तल कहां होता है? नीचे होता है। जो समुद्र की तलहटी है वो 4 से 7 किलोमीटर है। आप ये ध्यान दें, बहुत काम की बात है। ये तलहटी है, इसको कहा जाता है नितल। क्या कहा जाता है? नितल। और जो ये है, ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है समुद्र तल। क्या कहा जाता है? समुद्र तल। ये तल है, ये नितल है। ध्यान देना, तल का मतलब ये है जैसे कभी किसी ऊंचाई को ज्ञात करना होता है तो वहां लिखा होता है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतने किलोमीटर। समुद्र तल का तात्पर्य जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमेशा बराबर रहता है। आप ज्वार भाटे के चक्कर में मत जाइए, लेकिन इसका जो लेवल होगा ये समान होगा पूरी पृथ्वी पर। क्यों? आप सोचिए पहले, कभी आप अंदाजिए आपके पास छोटा बर्तन हो या बड़ा बर्तन हो, उसमें पानी डाल दिए। अब उसका ऊपर का जो तल है पानी का, आप देखिए उसको नापे जोखें, क्या घटेगा बढ़ेगा? नहीं, ये बराबर होगा। अगर बर्तन रखा है सही से, उसका ऊपर का हिस्सा कैसे होगा? बराबर होगा। अगर यहां कुछ डाल भी दिया जाए, मानो कंकड़ डाल दिया जाए, पत्थर डाल दिया जाए, कुछ भी डाल दिया जाए, लेकिन चाहे ये तो कुछ स्तर बढ़ेगा, लेकिन जो बढ़ेगा वो बराबर रहेगा। समझ रहे? इसीलिए किसी स्थान की ऊंचाई कैसे ली जाती है? समुद्र तल से ली जाती है। किससे ली जाती है? समुद्र तल से ली जाती है। यहां क्या है? तलहटी है। तो तलहटी में 4 से 7 किलोमीटर, 4 से 7 किलोमीटर इसकी मोटाई होगी। किसकी? भूपर्पटी की, क्रस्ट की। महाद्वीपों की भूपर्पटी 35 किलोमीटर औसतन होती है। महाद्वीपों, यहां जो महाद्वीप हैं, कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। जो 7 महाद्वीप हैं उनका औसत निकाला गया है कि इनकी मोटाई 35 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 35 किलोमीटर है। औसत आप समझ रहे हैं,
आप तो गणित पढ़ते ही हैं, औसत कैसे निकाला जाता है ये तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। यहां 35 किलोमीटर औसतन है। अगर पर्वतों के नीचे की बात करें तो यहां 70 किलोमीटर तक भी है। अब देखिए, जैसे ये तो समुद्री तल है, ये नितल है। अगर हम यहां ये पहाड़ बना दिए, ये है पहाड़ बना दिए। अब पृथ्वी का ये हिस्सा ये है, यहां हम है, ये ऊंचाई बढ़ी और जो नीचे तक यहां था ये, तो यहां ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये बढ़ गया, ये देखिए इतना बढ़ गया। तो भूपर्पटी की मोटाई बढ़ी ना, तो भूपर्पटी की मोटाई पर्वतों के नीचे सबसे अधिक होगी और समुद्री जो नितल है, जो समुद्री तलहटी है, वहां इसकी मोटाई कम होगी। अब समझ गए ना। अब आपका औसत समझे, जो सबसे कम है जो सबसे ज्यादा है उसी का औसत निकाला जाता है, ये तो निकलता है। तो अब आप समझे कि महाद्वीपों की भूपर्पटी की जो औसत मोटाई है वो 35 किलोमीटर के आसपास है और समुद्री तलहटी में इसकी मोटाई 4 से 7 किलोमीटर है और पर्वतों के नीचे 70 किलोमीटर तक है। ये इसकी बात कर रहे हैं, भूपर्पटी की, इसकी जो नीला नीला भाग है। अगर आप देखें, जो भूपर्पटी की चट्टानें हैं वह मिट्टियां निर्माण करता है। जो ये हिस्सा है, इस हिस्से में जो चट्टानें हैं, जो मिट्टियां हैं, जिसकी निर्माण करता है, जिससे बनी है भूपर्पटी, वो उसमें क्या क्या पाया जाता है ये ध्यान दें। जो प्रमुख रूप से है वो सिलिका और एल्युमिनियम। क्या? सिलिका और एल्युमिनियम, इन्हीं दोनों को मिलाकर बन गया सियाल। क्या बना? सियाल। सिलिका का SI और एल्युमिनियम का Al। देखो SiAl, SiAl हो गया क्या? सियाल। सियाल भी कहा जाता है। तो भूपर्पटी को क्या कहा जाता है? सियाल भी कहा जाता है। सियाल क्यों कहा जाता है भूपर्पटी को? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है। भूपर्पटी में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्युमिनियम। इन दोनों को मिलाने पर क्या बना? सियाल, SiAl, सियाल। तो अब आप समझिए, जो भूपर्पटी है उसको एक नाम क्या कहा जाता है? सियाल। अब इसके बारे में यहां ये चीज देखें, कोनराड असंबद्धता। यहां जो असंबद्धता है इसको हम अभी अलग से बताएंगे, बढ़िया से समझाएंगे। पहले इसको हम समझ लेते हैं कि सियाल क्या है। सियाल तो समझ गए, सियाल समझ गए ना। जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी की ऊंचाई या भूपर्पटी की मोटाई हर जगह अलग अलग है। पहाड़ों पर सबसे ज्यादा है, समुद्र की तलहटी में सबसे कम है। महाद्वीपों का जो औसत है वो 35 किलोमीटर के लगभग है। और जो भूपर्पटी है, जो क्रस्ट है, उसमें सियाल तत्व यानी सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है, इसलिए इसको सियाल के नाम से जाना जाता है। तो अब देखते हैं मेंटल। अब हम चर्चा करेंगे इसका, यहां से यहां तक। ये है मेंटल। जो ये मेंटल है, मेंटल को मैंने दो भागों में बांटा है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। अब मेंटल क्या है? हमने बताया मेंटल, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन है? मेंटल। यह 2900 किलोमीटर तक की गहराई में है। यहां हमने बताया, ध्यान देंगे, जो भूपर्पटी है यहां हमने क्या बताया था? 35 किलोमीटर औसतन है। आप देखिए इसकी गहराई क्या है? 35 किलोमीटर है। अब आप आगे देखेंगे जो मेंटल है, मेंटल 2900 किलोमीटर तक है। ये 2900 देख रहे हैं ना, यहां ये वाला हिस्सा, यहां से यहां तक, ये तो होगा यहां से यहां तक। यहां से यहां तक का जो हिस्सा है, जो 2900 किलोमीटर है, यहां से होगा भूपर्पटी से, आप समझ लें, यहां से यहां तक ये 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, इसकी गहराई है। चट्टानें पिघली अवस्था में है। ध्यान देना, अभी हमने चर्चा की भूपर्पटी की, इसकी चट्टानें कैसी है बेटा? कठोर है, पतली है, पर ठोस है। आप ठोस चट्टानें समझ रहे ना,
जैसे पत्थर क्या है, ठोस है, ठोस है ना। लेकिन यहां क्या है, ये पिघली अवस्था में है। पिघलने का मतलब क्या है, जैसे कोई चीज पिघल जाए। आपके घर में जब माता जी घी बनाती है तो देखते नहीं है, या घी रखा रहता है गर्मियों में पिघल जाता है, पिघलता है ना, मोमबत्ती हो पिघल जाता है। तो ये जो मेंटल है, जो इसकी चट्टानी है, इसकी चट्टानी यहां से यहां तक, ये किस अवस्था में है, पिघली अवस्था में है, ठोस नहीं है। ध्यान देना, जब यहां, जब आप भूकंप वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब इसकी उपयोगिता तब समझ में आएगी। इसलिए अभी समय है, इसको सही से समझ लेंगे तो आप जब भूकंप वाला अध्याय पढ़ेंगे, ज्वालामुखी वाला अध्याय पढ़ेंगे, तो आपके लिए हल्का होगा, एकदम सरल होगा। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखें। भूपर्पटी ठोस है, पतली है। मेंटल क्या है, तरल अवस्था में है। किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। भूपर्पटी और मेंटल की जो सीमा है, मोह आशांतत्व यानी असंबद्धता है, और इसके खोज करता है ए मोहरूबित। हमने बताया जो असंबद्धता वाला है, अभी इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो आपको भूपर्पटी समझ में आया, मेंटल समझ में आ गया। फिर से एक बार समझ लें, भूपर्पटी जो सबसे ऊपरी परत है, ये इसकी औसत मोटाई 35 किलोमीटर है। इसकी औसत मोटाई कितनी है, 35 किलोमीटर है। ये ऊपरी परत पतली है पर ठोस है। इसके बाद नंबर आता है यहां से यहां तक मेंटल का। मेंटल ठोस नहीं है, तरल अवस्था में, पिघली अवस्था। किस अवस्था में है, पिघली अवस्था, बहुत तरल नहीं है। ध्यान देना, पिघलने का मतलब कुछ गाढ़ापन होगा, लेकिन पिघली है। अब आप देखें जो ऊपरी मेंटल है, ये हिस्सा ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल को स्टेनोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टेनोस्फेयर कहते हैं। जो ऊपरी मेंटल है, यहां से क्या निकलता है ये देखिए, ज्वालामुखी के लावा का मुख्य स्रोत है। ज्वालामुखी वाला जो चैप्टर है, जब आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ज्वालामुखी कहां से निकलती है। जैसे देख लो, ये पृथ्वी है, ये भूपर्पटी है। आप ये देखते हैं कि जब ज्वालामुखी ऐसे विस्फोट होता है, ये है हिस्सा पृथ्वी का, ये भूपर्पटी है। आप ये ऐसे ऐसे निकलेगी ज्वालामुखी, ये आग निकलती है, निकल गई। अब जो इसका मुख्य स्रोत है ज्वालामुखी, आप जानते हैं ज्वालामुखी के जो अंदर से जो राख निकलती है, वाष्प निकलती है, वो बाहर निकलती है तो क्या कहलाती है, लावा। ज्वालामुखी के जो जल वाष्प है जब बाहर निकलता है वो कहलाता है लावा, और जब अंदर होता है वो कहलाता है मैग्मा। क्या कहलाता है, मैग्मा। तो ज्वालामुखी का जो लावा का जो मुख्य स्रोत है वो निकलता कहां से है, ये ऊपरी मेंटल से, यहां से। ये ज्वालामुखी का स्रोत है, यहीं से ज्वालामुखी विस्फोट होगा, यहीं से निकलेगा सब। आप ध्यान देंगे, यहां से नहीं ज्वालामुखी, यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से ज्वालामुखी निकलता है। जो ऊपरी मेंटल है, मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है वो तरल अवस्था में। हमने बताया कि मेंटल पूरी तरह किस अवस्था में है, पिघली अवस्था में है। तो इसी अवस्था में जो आग निकलेगी, जब जलवाष्प निकलेगा तो तरल अवस्था में रहेगा ना, पिघली अवस्था में, तो वो निकलेगा, जो ज्वालामुखी के अलावा निकलेगा वो किस मेंटल से निकलेगा, ऊपरी मेंटल से। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्रश्न पेपर में कि ज्वालामुखी का उद्भव किस मेंटल से होता है, ज्वालामुखी का उद्भव किस मेंटल से होता है, तो ऊपरी मेंटल। इसका सही उत्तर क्या है, ऊपरी मेंटल। मेंटल दो प्रकार है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो ऊपरी मेंटल से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, यानी ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है ऊपरी मेंटल से निकलता है। अब आप देखिए सिलिका एवं मैग्नीशियम, जैसे यहां सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता थी, कहां, भूपर्पटी में। भूपर्पटी में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता थी, इसलिए उसको सियाल कहा गया। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है, तो इसलिए सिलिका या SiMg यानी सीमा। सियाल के बाद क्या आया नंबर, सीमा का।
अब आगे देखें, मेंटल में क्या हुआ, सीमा, और भूपर्पटी में सियाल, सियाल सीमा। अब चर्चा करते हैं क्रोड की। किसकी? क्रोड की। क्रोड क्या है? यहां से यहां तक ये हिस्सा क्रोड है। ये बाहरी क्रोड है, ये आंतरिक क्रोड है। क्रोड में देखें, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या है? क्रोड है। क्रोड को कोर कहा जाता है, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कोर। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। यहां तक मैंने बताया था कि मेंटल 2900 किलोमीटर तक है। अब आप देखिए, यहां से शुरू होता है क्रोड, 2900 किलोमीटर से शुरू होता है क्रोड, यानी यहां से शुरू होता है और यहां तक है। तो जो ये बॉर्डर है मेंटल और क्रोड का, कितने किलोमीटर पे है? 2900, यानी 2900 किलोमीटर पर है। क्रोड और मेंटल की सीमा कितने किलोमीटर की गहराई पर है? 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। अब क्रोड भी दो भाग में है, जैसा कि हमने बताया कि क्रोड कितने भाग में है? दो भाग में है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। इन दोनों में विशेषता क्या है ये समझना। जैसे यहां क्या है, जो बाह्य क्रोड है वो तरल अवस्था में है और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। आप समझें, क्रोड के दो भाग हैं, बाह्य क्रोड यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है बाह्य क्रोड, जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा ये आंतरिक क्रोड है। बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। यहां ठोस तरल, ठोस तरल, परेशान हो गए? बता दे रहे हैं फिर से। भूपर्पटी पतली है पर ठोस है, भूपर्पटी पतली परत है पर ठोस है। मेंटल जो है वो पिघली अवस्था में है। किस अवस्था में है? पिघली अवस्था में है। और जो क्रोड है, दो भाग हैं, बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। यहां ठोस, यहां ठोस, यहां ठोस, यहां ठोस। ये पिघली अवस्था, ये तरल अवस्था। समझ गए? फिर से इसे दोहराए। भूपर्पटी सबसे ऊपरी परत है, वो ठोस अवस्था में है। मेंटल उसके बाद नंबर आता है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, पूरा मेंटल पिघली अवस्था में है। उसके बाद नंबर आता है क्रोड का। क्रोड, आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड। जो बाह्य क्रोड है, ऊपर वाला क्रोड है, वो तरल अवस्था में है। जो आंतरिक क्रोड है, नीचे वाला जो सेंटर पर है, वो ठोस अवस्था में। अब और देखिए, इसमें यहां क्या क्या पाया जाता है? निकिल और लोहा, निकिल और लोहा। Ni निकिल, लोहे का क्या सूत्र होता है? Fe, फेरस। तो हो गया निफे, निफे। तो क्रोड को क्या कहा जाता है? निफे। ये निफे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां निकिल और लोहे की उपस्थिति ज्यादा है, अभी तो ठोस है। ये जो नीचे वाला हिस्सा ठोस है ना। अब आपको समझ में आ गया सियाल क्या है, सीमा क्या है, निफे क्या है। सियाल क्या है, सीमा क्या है, निफे क्या है। भूपर्पटी सियाल है, मेंटल सीमा है, क्रोड निफे है। भूपर्पटी सियाल है, भूपर्पटी सियाल है, मेंटल सीमा है, क्रोड निफे है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम बताते हैं यहां असंबद्धता के बारे में। जो ये मिलता है, इसमें आप लोग भी समझिए, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। अधिकांश परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। यहां मैं कैसे याद करा दूंगा, ये बहुत ही जटिल है, लेकिन जटिल को सरल बनाना ही हमारा कार्य है। उसको कैसे करेंगे आप देखते जाएं। आपको आज से ये याद हो जाएगा कि कहां कौन से मेल करने पर, किसको मिलाने पर कौन सी असंबद्धता होती है। देखिए, अभी मैंने बताया कोनराड असंबद्धता, मोह असंबद्धता, रेपिटी और गुटेनबर्ग। ये असंबद्धता है कैसे? देखिए, इसको मैंने एक सूत्र में बनाया है। इस सूत्र को याद कर लेंगे, आपको ये आराम से याद हो जाए। सूत्र क्या है ये समझिए।
सूत्र को मैंने बनाया है कोमो रेगुलेटर। कोमो रेगुलेटर, रेगुलेटर समझ रहे हैं ना, रेगुलेटर में जो रेगुलेट करता है, चाहे सिलेंडर का रेगुलेट करना हो या फैन का रेगुलेटर, किसी भी हो तो संस्थान का जो रेगुलेट करता है उसको रेगुलेटर कहा जाता है। तो यहां कोमो रेगुलेटर है। आप देखिए कैसे याद हो जाता है, बस यही आपको याद रखना है बस, और इतना याद कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। कैसे देखो, कोमो सबसे ऊपर जो है, ये सबसे ऊपर भूपरपटी है। भूपरपटी में सबसे ऊपर क्या है, भूपरपटी है। भूपरपटी बोले तो क्रस्ट, भूपरपटी बोले तो क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, इसको दो भागों में बांट दिया गया। क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट को पहले है को, यानी कोन राड असंबद्धता। कोन राड असंबद्धता, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, जो रासायनिक रूप से बनाई गई है, वो है कोन राड असंबद्धता। कोन राड असंबद्धता। उसके बाद आता है को मो, यानी मोहो, मोहो असंबद्धता। मोहो बोले तो मोह अशांतत्व, यानी ये किसके नाम पर है, ये मोहोरोविक के नाम पे है, इसकी खोज इन्होंने की। तो यहां हम बता रहे हैं को मो। अभी आपके सामने मैंने चर्चा की ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, यानी भूपरपटी का ऊपरी हिस्सा, भूपरपटी का ऊपरी हिस्सा, भूपरपटी का निचला हिस्सा, दोनों को मिलाने वाला कोन राड असंबद्धता। अब देखिए क्रस्ट का निचला हिस्सा और मेंटल का ऊपरी हिस्सा, यानी निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचला क्रस्ट ऊपरी मेंटल। तो को मो, मोहो, मोहो असंबद्धता। यहां तक समझ गए, मोहो असंबद्धता तक। अब देखते हैं जो ऊपरी मेंटल है फिर निचला मेंटल है। भाई ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल जहां मिलते हैं वो क्या है, वो है रेपटी, रेपटी असंबद्धता। ऊपरी मेंटल निचला मेंटल दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, जो मिलाने का स्थान है, वो कौन सी असंबद्धता है, रेपटी। तो आप समझे कोमो रे, फिर से एक बार समझे, ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट, तो कोनो राड, कोनो राड असंबद्धता, ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट, फिर निचला क्रस्ट ऊपरी मेंटल को मिलाने वाला जो स्थान है वो है मोहो असंबद्धता, को मो। फिर नंबर आता है रे, रे क्या है, रेपटी असंबद्धता। जो मेंटल के दोनों हिस्से हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल को जो मिलाने वाला स्थान है वो है रेपटी मेंटल। फिर आता है निचला मेंटल और बाह्य क्रोड, यानी ए वाला हिस्सा और ए वाला हिस्सा, निचला मेंटल और बाह्य क्रोड को मिलाने वाला जो स्थान है वो है गु, गुटेनबर्ग, रे गु, गुटेनबर्ग। और आगे देखें जो बाह्य क्रोड है और आंतरिक क्रोड है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को मिलाने वाला जो स्थान है वो है लेमैन। क्या है, लेमैन, यानी जो दोनों क्रोडों को एक जगह मिलाता है वो असंबद्धता है लेमैन। तो आराम से याद हो गया। चलिए आपके साथ फिर इसको दोहराते हैं, आज इसको याद ही हो जाएगा। यहां से जो प्रश्न आते हैं मैं बता दे रहा हूं, प्रश्न ये आते हैं, पूछेगा ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को मिलाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है, वहां विकल्प दे देगा मोह असंबद्धता, रेपटी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, तो आप वहां भ्रमित हो जाएंगे। तो आज से तय करके जाइए, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो हल करेंगे और निश्चिंत होकर क्लासरूम में, निश्चित होकर एग्जाम हॉल में आप बैठे रहेंगे और आराम से इसको कर लेंगे। इसको अब आपके साथ फिर इसको हम दोहराते हैं, इसको आप समझिए, ये बड़ा ही जटिल है लेकिन इसको सरल भी बनाना है। देखें कोमो रेगुलेटर को क्या है, कोन राड असंबद्धता। कोन राड असंबद्धता क्या है, ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट को मिलाने वाला जो स्थान है कोन राड असंबद्धता। उसके बाद मो, को मो, मोह असंबद्धता कौन सा है, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मोह असंबद्धता
फिर उसके बाद आता है रे कोमो रे, रेपटी असमर्थता। ये क्या है, दोनों जो मेंटल है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल को मिलाने वाले स्थान को रेपटी असमर्थता कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं कोमोरेगु यानी गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असमर्थता। आप मेंटल को मिला दिए, अब मेंटल को क्रोड से मिलाइए, ऊपरी निचला मेंटल और वाय क्रोड, निचला मेंटल और वाय क्रोड जो ऊपरी क्रोड है उसको मिलाएंगे किससे, गुटेनबर्ग से। गुटेनबर्ग जो आंतरिक जो निचला मेंटल है और बाह्य क्रोड है, दोनों को मिलाएंगे गुटेनबर्ग के साथ। फिर आता है ले ले, फिर आएगा लेहमैन असमर्थता, वो है बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड को मिलाने वाला लेहमैन असमर्थता। तो अब आप समझ गए होंगे कोमोरेगुलेटर, यहां टर जो है ये साइलेंट है, आपके काम के यहां है, लेकिन बनाना है तो कोमोरेगुलेटर बना देंगे। जो असंबद्धता से प्रश्न है वो आपको आसानी से आ जाएंगे, आप इसमें फंसेंगे नहीं और इसका उत्तर दे देंगे। तो इस अध्याय में आज मैं जो चर्चा किया पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुछ और भी फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस पर भी हम नजर देख लेते हैं। वो प्रश्न आता क्या है ये देख लें। देखिए, अगर जो क्रोड है आयतन की दृष्टि से 16% है पर द्रव्यमान की दृष्टि से 32% है। आप समझ सकते हैं क्योंकि वहां ठोस जो आंतरिक क्रोड है ठोस है, लोहा कहाँ है, सबसे नीचे है, तो इसलिए आयतन की दृष्टि से 16% और द्रव्यमान की दृष्टि से 32% है। अगर समस्त पृथ्वी को देखें, पूरी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो तत्व है लोहा। लोहा पाया जाता है 35.5%। दूसरे पे आता है नंबर ऑक्सीजन का, वो मिलता है 30%। तीसरे पे आता है सिलिकॉन का, वो मिलता है 15%। चौथे पे आता है मैग्नीशियम का, वो मिलता है 13%। पांचवे पे आता है निकेल का, वो मिलता है 2.4%। छठे पे आता है गंधक का 1.9%। सातवें पे आता है कैल्शियम का 1.1% और एल्युमिनियम उसके बाद आता है 1.1%। तो इस प्रकार समस्त पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा। ये प्रश्न आया है, आता भी है, आप इसको नजर रखें। इस पृथ्वी पर यानी संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहे हैं, संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। आप इससे संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। भारतीय इतिहास में लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर क्रस्ट की बात करें यानी इसकी बात करें, क्रस्ट जो ऊपरी हिस्सा है वहां सबसे अधिक मात्रा में किन किन तत्वों की प्रधानता है, इस पर भी नजर रखें। नंबर 1 पे ऑक्सीजन है, ये 46.8% है। नंबर 2 पे सिलिकॉन है, 27.7% है। उसके बाद एल्युमिनियम 8.1%, लोहा 5%, मैग्नीशियम 2%, कैल्शियम 3.6%, पोटेशियम 2.4%, सोडियम 2.8%। तो इस प्रकार अगर प्रश्न आता है कि क्रस्ट पर यानी भूपर्पट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन। संपूर्ण पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा है, लोहा। लेकिन जो पेपर आता है, जो प्रश्न आता है, आप उसका क्रम दे देता है, तो आप क्रम भी याद रखें। संपूर्ण पृथ्वी पर पहले पे लोहा है, दूसरे पे ऑक्सीजन है, तीसरे पे सिलिकॉन है, चौथे पे मैग्नीशियम है, पांचवे पे निकेल है। यहां आप कम से कम 5 स्थान तो याद करके जाएं, शुरू से लेकर के 5 स्थान आप रट डालें। ये प्रश्न आएगा, वहां ऑर्डर मिलाने के लिए दे देगा, आप वहां फंस जाएंगे। तो इसलिए इस प्रश्न को आप मिस मत करिएगा, इसको जरूर याद करके चलिएगा। क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है और संपूर्ण पृथ्वी पर लोहा। तो इस प्रकार कक्षा 7 का जो भूगोल विषय है, हमारा भूमंडल है, उसके जो पहला पाठ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में
आज मैंने चर्चा की उसके अंदर के भाग की, सियार, सीमा, लिफे की, भूपर्पटी, मेंटल और क्रस्ट की। इसके बाद चर्चा हम करेंगे चट्टानों की, यानी शैलों की। वो अगला वीडियो होगा, वो जल्द ही आप लोगों के सम्मुख लाएंगे। आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।